देखिए पैटर्न हो गया है पूरी तरीके से चेंज है। तो अब मैं आपको कराने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगे के एग्जाम में आपके पास आने ही वाले हैं। मतलब ये वो बेहतरीन 25 क्वेश्चन होंगे जिससे आपका एग्जाम आप अगर देने वाले हैं तो मस्त एकदम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे लिख दिया है बदले हुए पैटर्न पर आधारित। अब यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिन बच्चों को अगला एग्जाम है या जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जरूर देख लें, और जो नहीं है वो भी देख ही लो, फायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है कि 5 वालों का विचरण इतना दिया है तो इनका मानक विचलन क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हम बात करते हैं, मानक विचलन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, यानी कि विचरण का स्क्वायर रूट होता है। अब ये कितने मान दिए हैं कितने नहीं दिए हैं, 5 दिए हो 50 दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसका मानक विचलन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 81, यानी 0.81 का जब वर्गमूल ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा बहुत बढ़िया सा सवाल दिख रहा है। चलो जी देख लो इसको। एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, हटा क्यों रहा है उसको, ऐसे रखा रहे। तो एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है 2024 का, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य में 7.5% की कमी एक दुकानदार को पहले खरीदी गई वस्तु की तुलना में 7400 की राशि 15 केजी अधिक खरीदने पर सक्षम बनाती है। वस्तु की कमी पूर्व लागत पर इतने % का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर या किस किलोग्राम पर बेचना चाहिए। अब देखो जरा बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु के सीपी में इतनी कमी हो गई 7.5% की, ठीक। इस वस्तु को पहले खरीदी गई वस्तु की तुलना में 7400 की राशि से 15 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी अगर रेट गिर गया तभी वो वस्तु को ज्यादा खरीद पा रहा है, 15 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। वस्तु की कमी पूर्व लागत मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसकी पूर्व लागत क्या है, नहीं पहले वाला सीपी क्या है। जब पहले वाला सीपी आ जाएगा तो 32.5% पर बेचा जाएगा। 32.5% का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि 32.5% की मतलब की अगर हम बात करें तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले तो यही देख लो, है ना। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए लिखेंगे 32.5/100, फिर दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 25 से इसको काटेंगे, बोलेंगे सर 25 एकम 25, यहाँ से फिर 25 एकम 25 11 सॉरी 25 75, 13 बार कटेगा, फिर 25 चौको 100 बताएंगे, तो 13/40 हुआ। लेकिन ये 13/40 तुमको ऐसे नहीं याद रखना, ये ऐसे करना नहीं, वहां पे ये समय लेगा आपका, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 32.5% का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली आप ये समझोगे कि ये 13/40 है, यानी हमें जो भी सीपी आएगा उस सीपी का जो मूल्य होगा वो 40 के रेशियो में हो। जब इसमें 13 का फायदा लेके बेचेंगे तो इसे हम कितने का बेचेंगे, 53 के रेशियो पे बेचेंगे। ये सवाल का मेन मुद्दा है, ठीक। अब देखो जरा, जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो उसमें एक चीज का वो होता है कि टोटल जो रेवेन्यू होता है वो किस बात पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि जो प्राइस है और जो उसका कंजम्पशन है, यानी कि मूल्य और कितनी खपत है, इनके गुणनफल पर निर्भर करता है टोटल राजस्व, करता है ना। 7.5% की कमी हुई। 7.5% का मतलब क्या हो गया, जैसे 2.5% का मतलब 1/40, तो 7.5% का मतलब हो गया 3/40, ये कमी हो गई। तो प्राइस कितना कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है, जो चीज पहले 40 की थी अब वो 3 कम होकर 37 की हो जाएगी। तो जो इसकी खपत होगी ना वो बढ़ेगी इसके रिवर्स रेशियो में, यानी खपत क्या हो जाएगी, 37 से 40 हो जाएगी, है ना। ये प्राइस की बात कर दी और ये हमने कंजम्पशन यानी खपत की बात कर ली, जो वो खा रहा है। तो हमने ये देखा कि उसकी खपत यहाँ से कितने यूनिट बढ़ रही, तो आप बोलोगे 3 यूनिट बढ़ रही, और इसी 3 यूनिट के कारण वो 15 केजी चीज को अधिक खरीद पा रहा था। यानी 3 केजी का मान कितना हो गया, 15 केजी हो गया। 3 यूनिट का मान 15 केजी हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 केजी होगा। 1 यूनिट का मान 5 केजी हो गया, तो बताइए 37 यूनिट का मान कितना होगा। ये प्राइस पे नहीं जाना, इस पे उस पे रखना, मतलब जो कंजम्पशन जो खपत हुई थी। 37 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 37 यूनिट का मान होगा 37 × 5। अब भाई वो शुरुआत में भी 7400 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी वो 7400 रुपए ही खर्च कर रहा है ना। अब शुरुआत में उसकी खपत है 37 × 5, जिसके लिए वो कितने रुपए देता है, 7400 रुपए देता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर रहा होगा, 7400 के बराबर रहा होगा। बताओ यहाँ से 1 यूनिट का मान, तो आप बोलोगे 37 दूनी 74, ये 200 हो जाएगा, 5 से इसको काट लेंगे सर 40 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो था 40, वो एक्चुअल ये भी बता रहा है कि 40 की ही चीज थी, और अब ये बिकी कितने की, 13 का लाभ लेकर, तो 53 की ही बिकेगी। यानी कितने में बेचा जाना चाहिए, 53 में बेचा जाना चाहिए।
बताइए, क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 स्टार इसीलिए इसको दे दिया है मैंने। चलो क्या कह रहा है, पढ़ लो, बताओ आंसर, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। दो गेंदें बिना प्रतिस्थापन के बाद एक निकाली जाती है, क्या संभावना है कि निकाली गई दोनों गेंदें कैसी हो, काली हो। ठीक, टोटल कितनी गेंदें हो गई, 10 और 5 15, टोटल 15 गेंदों में से 2 ही गेंदें निकलनी है और वो दोनों गेंदें कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। ठीक, तो टोटल यानी कि जब आप प्रोबेबिलिटी लगाते हो किसी इवेंट के होने की, जो प्रायिकता होगी वो क्या होती है, आप नीचे क्या लिखते हो, टोटल प्रायिकता, है ना, और ऊपर क्या लिखते हो, फेवरेट कंडीशन, जो आपके लिए सवाल में दी है वही लिखते हो। तो टोटल प्रायिकता यहाँ पे कितनी होगी, टोटल 15 गेंदों में से निकाला गया, तो 15 गेंदों में से 2 गेंदें चुन ली गई। अब शर्त ये थी कि वो दोनों गेंदें काली होनी चाहिए। अच्छा, काली गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है, तो वो 10c2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10c2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लो, जब कभी भी आपके पास nc2 कुछ करके लिखा हो, ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी हो और उसमें से 2 चीजें चुननी हो, तो nc2 आता है। nc2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली देख लो, nc2 को आप जब निकालोगे तो nn-1/2 लिखोगे, यानी ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है उसमें से 1 घटाकर 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो 10 लिखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 14/2 हो जाएगा, 1 घटाकर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 90 और नीचे कितना आ जाएगा, 15 गुणे 14। करेक्ट, आप बोले यस सर। 15 छक्का 90 हो गया। 6/14 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे निकाली गई गेंदें अगर दोनों काली होंगी तो उसकी प्रायिकता 3/7 हो जाएगी। कितने बच्चों का आया था, हाथ उठाना, हाथ क्या उठाना मतलब वो बता देना कि हाँ हाँ सर मेरा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरी बात, मजा आई सवाल में, ऐसा गजब गजब के सवाल ला रहे हो सर, एकदम मजा आ जाती है। अरे बहुत गजब गजब के। कह रहा है दिए गए नमूने हैं, इस नमूने का जो मानक विचलन होगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको ज्ञात करना है। अच्छा, मानक विचलन यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले माध्य। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, जो भी डेटा दिए हुए हैं, मान लीजिए आपके पास x1 x2 x3 या जो भी डेटा दिए हैं उसका पहले माध्य निकालना होगा। माध्य कैसे निकलता है सर, सभी दिए हुए डेटा को जोड़कर जितनी उनकी संख्या है उससे भाग देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो मीन निकाल लेते हैं, यानी माध्य निकाल लेते हैं। कितना आएगा माध्य, देखो जरा सबको डेटा देख लो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 डेटा। अब अगर हम सबको जोड़ें और ये देखें कितना टोटल बन रहा है, तो 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34, 8 42, 3 45, 45 12 57, 57 और 10 67, 5 72, 72 4 76, 76 और 4 80। कितना आया, 80। और संख्या कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे सर 80 बटे ये टोटल 10 है, यानी हमें ये पता चल गया माध्य आ गया 8। अब जो माध्य आ जाता है उस माध्य से प्रत्येक पद का डेविएशन कितना चल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास माध्य आ गया 8, मीन आ गया 8। अब इस माध्य से इसका डेविएशन 2 का है, जैसे 6 जो है माध्य से 2 कम है, 12 माध्य से 4 ज्यादा है, 9 माध्य से 1 ज्यादा है, 7 जो है माध्य से 1 कम। तो हर एक जो चीज आएगी उसका डेविएशन कितना जा रहा है ना। तो हमारे पास माध्य 8 था, 8 से 6 का अंतर यानी 6 जो है 8 से कितना कम है, तो 2 कम है। आप चाहो तो इसी के नीचे लिखते हो, ये 2 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये 1 कम है, ये 0 हो जाएगा। ये कितना कम है, 5 कम है, ये 12 है यानी कि 4 ज्यादा है, ये 15 है यानी 7 ज्यादा है, ये 4 है यानी 4 कम है, और ये वाला 4 भी 4 कम होगा। ठीक है, ये उनके डेविएशन है, ये उनके माध्य से प्रत्येक पद के डेविएशन आ रहा है। अब इस डेविएशन ये जो आए अपने पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेविएशन अपने पास आए इनके वर्गों का जो योग होगा, भाई हमारे पास जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। और वेरिएंस कैसे निकलेगा, जब ऐसी कंडीशन निकल आती है कि सिग्मा ऑफ एक्स बार यानी आपका जो माध्य है और उससे प्रत्येक पद को घटाकर बटे में n लिख देते हो और इसका होल स्क्वायर होता है ना। ये तो करते हो, यही करने से आंसर मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे अंतर आए हैं इस अंतर का वर्ग लिखना पड़ेगा। तो 2 का -2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस जोड़ना भी है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, फिर -1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा, फिर 0 का वर्ग 0 रहेगा, -5 का वर्ग 25 हो जाएगा, फिर उसके साथ 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा,
7 का वर्ग 49 मिल जाएगा, फिर -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और फिर लास्ट वाले -4 का भी वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और बटे में इनकी संख्या कितनी दी थी, 10 दी थी। ये सब करने के बाद इनका जो वर्गमूल होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, मानक विचलन कहलाएगा मानक विचलन। आप बोलोगे यस। चलिए जोड़ते हैं। 16 4 20 और 1 21, 1 22, 22 और 25 47, 47 10 57, 6 63, 63 और 9 9 3 12 72, 72 40, 72 और 40 102, 102 प्लस 32, 102 प्लस 32 134 हो जाएगा। तो 134 बटे 10 मिलेगा, लगभग ऐसे मान के चलोगे आप, है ना, ये तो मिलेगा 134 बटे 10। अब 134 बटे 10 का मतलब ये हो जाएगी, रूट के अंदर आया 13.4। अब 13.4 का जो वर्गमूल होगा, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, मतलब ये इससे बड़ा हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कोई आंसर होगा, या तो 3.80 होगा या तो 3.48 होगा। इसी के आसपास इसका वर्गमूल पड़ेगा जाके। अब अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो कि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होगा। मान लो कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 134, मैं आपसे पूछ लूं कि 134 का वर्गमूल क्या होगा, सिंपल सी बात, और मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा 134 का वर्गमूल क्या होगा। एक पेयर इधर बन जाएगा, 1 से 1 लिख के खत्म कर लोगे, 34 उतारोगे, 1 का 2 डबल हो जाएगा। अब क्या लिखें कि इससे ज्यादा ना हो, ध्यान से समझना। मान लो अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ही यहाँ पर 1 आएगा, आप बोलोगे हाँ तो ही यहाँ पर 1 आएगा, आएगा ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। और 22 दूनी कितना हो जाता, फिर 44 हो जाता, 21 से कम 21 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बचेगा। फिर दशमलव लगाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1300। फिर ऐसे ही करते हो। इनमें से कौन सा इसका आंसर बनेगा, सही आंसर, ये जवाब आप मुझे कमेंट में कर देना। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार क्या होता है इसमें, एक्स बार जो होता है वो माध्य होता है। एक्स आई क्या है, एक्स आई जो दिए हुए प्रत्येक पद हैं, जिसमें से x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, सो ऑन डैश डैश डैश, जितने भी पद दिए हैं, n क्या है, नंबर्स ऑफ नंबर है। ये हरे रंग से क्या लिखा हुआ, हरे रंग से माध्य और प्रत्येक पद के बीच का अंतर लिखा हुआ है, जिसके वर्गों को जोड़कर बटे में उनकी संख्या करने के बाद वर्गमूल लिया है। ठीक है, करेक्ट। जोड़ एक बार और कर लो अगर चाहो तो, ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर चाहो तो 49 और 1 50 कर लो, 50 25 75 कर लो, 75 और 20 कितना हो जाएगा, 85 और 1 86 हो जाएगा, 86 और 48, अगर हम 86 86 और 48 को जोड़ लेते हैं तो 8 से 14, 6 4 8 4 12 और 1 13, 134 ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन डी में आपको ये बताना रहेगा कि अगर मेरे पास आ गया कि रूट के अंदर 13.4, तो इसका वर्गमूल लगभग किसके पास जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो जी पढ़े आगे। ये एक अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत गजब की है, और कहीं पर बच्चा फंसे ना फंसे, लेकिन यहाँ पर आकर उसको जरूर समझ में आ जाएगा कि हमने कितना अच्छा पढ़ा है, ये आंसर देंगे या ये आंसर देंगे, यहाँ पर आकर उसे समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ रहा होगा, है ना। ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमारे पास दे रखी है। एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है। इस प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप प्रिज्म को समझेंगे और प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज लेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, आपको ये कुछ ऐसा दिखाई। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। एक आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, ये हमारे पास एक प्रिज्म और हो गया, ये उसका आधार हो गया समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि समबाहु इस प्रिज्म का आधार भी तो एक समबाहु त्रिभुज था, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया जिसका आधार कैसा है, जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपके पास 10 दे रखी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि प्रिज्म की जो ऊंचाई है, यानी ये जो हाइट दे रखी है, ये 10√3 दे रखी है। अब आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये लिए आपके लिए सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि तीनों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है,
तो ये प्रिज्म का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी कि अब इसके लिए अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है कि प्रिज्म के आधार का जो क्षेत्रफल प्रिज्म का जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बोलोगे, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर कई बच्चों को इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं पता होगा, तो जो जिसको नहीं पता वो भी एक बार में सीख लो, अच्छे ढंग से याद कर लो। किसी भी आकृति का कर्व सरफेस एरिया उसके आधार और उसके शीर्ष को छोड़कर जो बचा हुआ क्षेत्र होता है वही कहलाता है ना। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा, याद रख लेना, यहाँ पे निकलता है जो प्रिज्म को अगर ऐसे लेंगे तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे में ऊंचाई, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आपके लिए हमेशा फायदा करेगा। क्योंकि आधार इसका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 10 10 10 यानी 30 हो गया। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10√3 दे रखी है, ये दे रखी है 10√3। प्लस में क्या होगा, 2 गुणे एरिया ऑफ बेस, चूंकि एरिया इसका जो बेस है ना, जो आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। इससे काट लोगे 25, 25 दूनी 50, √3 इधर आ जाएगा और 300 √3 इधर आ जाएगा, यानी 325 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 325 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है मेरी बात, है ना। तो फॉर्मूले मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले हैं, जैसे मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी है, अलजेब्रा के लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री के लिए फॉर्मूले कह लो या उसकी प्रमेय कह लो बहुत जरूरी है। इन सबके बगैर एडवांस मैथमेटिक्स में आपके नंबर शून्य हो जाएंगे। अब जो चीजें याद करने वाली हैं उनको याद कर लो, या फिर ऐसा पढ़ लो कि अगर मान लो फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको ऐसा पढ़ा है किसी भी पेड कोर्स है या उसमें, जैसे मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ कि ऐसा पढ़ाता हूँ कि अगर फॉर्मूला मान लीजिए भूल भी गए तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैं हमेशा ये बता देता हूँ अपने पेड में कि जो प्रिज्म है आपके लिए जो प्रिज्म है उसको आप सिलेंडर मान के चलिए, यानी कि बेलन मान के चलिए, और जो पिरामिड होगा उसको आप शंकु मान के चलिए, कोण मान के चलिए। अब जैसे प्रिज्म को अगर हम सिलेंडर माने तो बोलोगे सर कैसे प्रिज्म को सिलेंडर मानने से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। भाई प्रिज्म जब सिलेंडर मानोगे तो सिलेंडर का मतलब ये हो जाता है बेलन, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाता है, बेलन, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होने का मतलब होगा उसके इस एरिया का आपसे क्षेत्रफल पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × h। 2πr क्या है, 2πr × h, h का मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, और 2πr का मतलब ये वाला क्षेत्रफल, जो ऊपर बेस और नीचे जो बेस दिया हुआ है उसकी परिधि तो ली गई। भाई बेलन में ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का परिमाप ही तो ये होता है। तो अब अगर हमारे पास इसमें देखें कि हमें प्रिज्म लेना है, तो मान लो ये प्रिज्म हो गया हमारे पास। अब प्रिज्म का आधार कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। मान लो ये प्रिज्म हो गया अपने पास, है ना, ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म का आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, जो इसका बेस दिया है, जो इसके आधार या इसकी छत है उसका परिमाप, उसका परिधि या उसका परिमाप और गुणे में ऊंचाई करनी है। तो प्रिज्म का आधार यहाँ पर अगर दिया था समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 3 गुणे साइड होगा, 3 गुणे साइड होगा, इनटू में इसकी हाइट हो जाएगी। ये प्रिज्म का क्या हो जाएगा, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम आधार और छत दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। तो प्रिज्म की बात हो चाहे सिलेंडर की बात, प्रिज्म की बात हो चाहे सिलेंडर की बात हो, इसमें जितना छत होती है उतना ही क्षेत्रफल आधार का भी होता है, यानी 2 × एरिया ऑफ बेस लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये मैं वहां पर आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर जो बच्चे नहीं भी याद कर पाए थे वो ऐसे कर लिया। सेम कंडीशन किसके साथ लगती है, पिरामिड के साथ लगती है, ठीक है, याद रख लो अच्छे से। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा ए जो है, ये सवाल देखो, 1600 रुपए ज्यादा है, ए पर छूट डिस्काउंट जो है 500 रुपए है,
तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 30% का लाभ प्राप्त होने के लिए ए को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है ए का जो भी क्रय मूल्य होगा, मुझे नहीं पता कितना है, जो भी होगा उस पर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 30% का। 30% का मतलब 3/10, यानी कि जो 10 का सीपी होगा वो 13 के एसपी पर बिकेगा, यानी हमें 13 यूनिट का मान निकालना है। यही तो कह रहा है, पहले बात को समझना। तो 13 से कटने वाले ऑप्शन आंसर होने चाहिए। क्या ये ऑप्शन 13 से कटता है? देख लो जरा। 13 छंग 78, 78 और 7 85, हाँ 13 से कटता है। ये 13 से कटता है, ये 13 से नहीं कटता, ये भी 13 से कटता है। यानी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो 13 से कट रहे हैं, लेकिन एक गलत ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया केवल इतनी बात से। अच्छा, ये काम करने में आपको सेकंड लगेंगे कि ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल के मेन कॉन्सेप्ट पर। इस सवाल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य में कुछ मूल्य बढ़ाकर उसे लिखते हैं तो अंकित मूल्य आता है ना। यहाँ पर हमने कुछ बढ़ाया और बढ़ाकर उसका मार्क प्राइस अंकित कर दिया। तो जो बढ़ाया होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मार्कअप, जितना रेट बढ़ाया गया। करेक्ट। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब मूल्य घट रहा है। डिस्काउंट के बाद वस्तु को बेचा जाता है। करेक्ट। यहाँ पर जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? डिस्काउंट कहलाती है। मैंने आपको हमेशा बताया, हमेशा, कि मार्कअप का और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव होता है, किसका किसका? मार्कअप का और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव होता है वो आपको ये बताएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, ये आपको वो बताता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, कह रहा है ए की चिन्हित कीमत पर इसकी लागत मूल्य से 1600 रुपए अधिक है। यानी ए की जो भी कीमत थी, ए का सीपी जो भी था, उससे 1600 रुपए बढ़ाकर लिखा गया। कितने रुपए बढ़ाकर लिखा गया? 1600 रुपए बढ़ाकर लिखा गया। और फिर बढ़ाने के बाद इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया? तो बोले सर 500 का डिस्काउंट दिया गया, है ना। कितने का डिस्काउंट दे दिया गया? 5% का डिस्काउंट दे दिया, 500 का डिस्काउंट दे दिया गया। तो कह रहा 25% का लाभ होता है। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये बता दिया गया कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट कितने परसेंट का है? तो आप बोले सर 25% का प्रॉफिट है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब अगर कोई चीज 1600 बढ़ाई जाए और उसमें फिर 500 का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो सीपी से जब वो वस्तु बिकेगी तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 1600 में 500 घटा देंगे, 1100 का प्रॉफिट होगा, है ना। ये 1100 का प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है? 25%, क्योंकि यहाँ पर 25% ही आपसे प्रॉफिट बोला गया था। दूसरी बात ये कह रहा है 30% का प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये 25% का मान है 1100। अब 30% लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य पर 30% का लाभ लेने का मतलब उसे 130 की बेचोगे आप। कितने की बेचोगे? 130 की बेचोगे। यानी 25% की वैल्यू अगर हमारे पास 1100 है तो 130% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको जवाब में देना। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी 44 गुणे 130। तो आंसर 11 से भी कटने वाली संख्या होगी, क्योंकि वो 4 से भी कटेगी। 44 का गुणा 130 में करना रह गया ना, तो आंसर 11 से भी कटने वाली संख्या होगी 11 से। ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। दूसरी बात, अगर हम सीधे से एक तक गुणा कर भी लें तो एक जीरो तो आएगा ही। 13 चौको 52, यानी जीरो के बाद जो संख्या होगी वो 2 होनी चाहिए। इसमें 8 है तो ये खत्म हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। चाहो तो आप पूरा कर लो, गुणा कर लो अगर चाहो तो, नहीं तो जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं इसमें, है क्या? नहीं है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा धरातल पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण इतना है, उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। आप जरा देखो, हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? जैसे मैंने बोला कि भाई ये है जमीन, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ जमीन से एक ऊंचाई से एक पॉइंट से देखा गया कि यहाँ पर ये हवाई जहाज उड़ रहा था, और ये जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने डिग्री पर उड़ रहा था ये हवाई जहाज? आप बोलोगे 60 डिग्री पर ये हवाई जहाज उड़ रहा था। ये हवाई जहाज यहाँ है, यहाँ से उड़ के इधर गया, कितने सेकंड उड़ा? 30 सेकंड ये उड़ चुका। 30 सेकंड उड़ने के बाद जब ये यहाँ पर आया हवाई जहाज, तो उसी इनिशियल पॉइंट से, यानी यहाँ से ही इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी जो उन्नयन कोण है, वो अब कितना हो गया? वो 30 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई, मैं अगर ये जान लूं कि हवाई जहाज यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी तय करके आया, तो समय तो पता है, तो हमारे पास गति आ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। समय तो पता ही है, गति आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं भाई
कि ये ऊंचाई जो होगी 4500 मीटर होगी, जमीन से ये ऊंचाई 4500 मीटर होगी, तो ये भी 4500 मीटर होगी। सिंपल सी बात है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल 30 डिग्री का हो, तो ये 90 है, ये 60 होगा। ऑब्वियस बात है, ये 60 होगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा 1 के रेशियो में होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा √3 के रेशियो में होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा 2 के रेशियो में होती है। ये बात मैंने आपको अक्सर बताई है ना। और जब ये बात अक्सर बताई है तो 30 डिग्री वाले एंगल पे आ जाओ, ये 90 होगा। 30 के सामने की भुजा 1 के रेशियो में होती है, 1 का मान 45 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 का गुणा हो जाएगा, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 45 और √3 हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी हो जाएगी पूरी भुजा, 45 और √3 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब 60 डिग्री के सामने की भुजा यहाँ पर ये है, जितनी लंबाई ये थी उतनी ही ये होगी, लेकिन इस स्थिति में ये √3 के बराबर होता, क्योंकि 60 के सामने है। तो अगर मैं ये बोलूं कि √3 का मान 4500 है ना, तो 1 का यूनिट का मान क्या होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने की भुजा हमको इतनी भुजा चाहिए, ये होगी 30 डिग्री के सामने की भुजा यहाँ पर, है कि नहीं। तो √3 का मान अगर 4500 है तो 1 यूनिट का मान 1500 √3 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर 1500 √3 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी 1500 √3 मीटर। टोटल 4500 √3 थी, यहाँ तक 1500 √3 हो गई, तो ये जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक वो 3000 √3 मीटर की होगी दूरी। कितनी होगी, 3000 √3 मीटर की दूरी हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगी। और ये 3000 √3 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में तय किया है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति 3000 √3 मीटर की दूरी को सिर्फ 30 सेकंड में तय कर लेता है, तो उसकी गति क्या होगी, इससे कट जाएगा 100 बारी, तो उसकी जो गति होगी यानी जो स्पीड निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, 100 √3 मीटर पर सेकंड की गति होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सिर्फ डायग्राम का ही क्वेश्चन था, और डायग्राम के बाद वो एंगल ऑफ, जो गेम ऑफ एंगल होता है ना, कि कौन से भुजा के सामने की भुजा किस रेशियो में होती है, जो आप हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा पढ़ते हो। क्लियर हो गई बात, परफेक्ट, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, देख लेना आप आगे। 12,500 पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर आएगा। अब देखो कितना सरल ये सवाल हो जाएगा। आप ऐसे समझो, अगर आप इसे ईयरली काउंट करते हो, ईयरली काउंट करने पर ये 8% ही रहेगा, है ना। सालाना देखोगे तो 8% ही रहेगा, लेकिन जब आप हर एक 6 महीने में देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 6 महीने के लिए ये 4% और अगले 6 महीने के लिए फिर से 4% होगी। 4% और 4% का सक्सेसिव जब लगाओगे आप तो ये 8.16% होगा, 8.16%। ये छमाही हो गया। 8% सालाना है, छमाही कितना है 8.16%। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0.16%, यानी 12,500 का आपको 0.16% ही निकालना है। देखो ये परसेंट से क्या हुआ, इसके 2 जीरो खत्म। अब 0.16 का गुणा अगर हम 125 में कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 20। देखो 16 तो नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 125 का गुणा अगर हम 0.16 में करेंगे तो अंतर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो इतना मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात, इसे आप रेशियो से भी कर सकते थे लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फिर रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है। रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है ना। क्लियर है मेरी बात। रेशियो वही 2 साल के लिए हो जाएगा, 2 और 1 का रेशियो। ये देख लो, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। कह रहा 60 रुपए पर केजी मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए पर केजी मूल्य वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपए पर केजी में बेचने से 12.5% का लाभ हो। जो चीज आप 56 रुपए पर केजी में बेचने पर कितने % का लाभ ले रहे हो, 12.5 नहीं 12% का लाभ ले रहे हो, तो उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी। 12% का मतलब क्या हो गया, 12% का मतलब हो गया 3/20, नहीं 3/25 हो गया। 12% का मतलब क्या हो गया, 3/25, करेक्ट है। यानी जो चीज 25 की थी उसको बेच दिया है 28 पर,
और 28 यूनिट का मान कितना है, 56 है। तो आप बताइए 25 यूनिट का मान क्या होगा, 50। यानी जो चीज आप 56 रुपए में बेचकर 12% का प्रॉफिट ले रहे थे, उसकी एक्चुअल कीमत, उसका एक्चुअल क्रय मूल्य क्या आएगा, 50 रुपए आ जाएगा। अब देखो पहला एक जो चावल का मूल्य था वो 60 रुपए था, इसमें कितने केजी चावल थे ये हमको निकालना है। दूसरा 42 रुपए पर केजी वाला चावल था, इसके कितने चावल को लिया गया, 24 केजी चावल को लिया गया। इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद जो मिश्रण है उस मिश्रण का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 50 रुपए। जब उसे 12% लाभ पर बेचा था तो 56 पे बेचा था। अब किस रेशियो में मिलाया गया है वो आपको देखना है और इस वाले का मान बताना है कि ये x कितने केजी मिलाया गया। इन दोनों का अंतर 8 आ जाएगा, यहाँ पर अंतर 10 आ जाएगा। तो अगर रेशियो और ले लोगे तो रेशियो हो जाएगा 4 और 5 का। ये मान है 5 का मान अगर हमारे पास 24 है तो कितने गुना है, आप बोलोगे सर 5 चौको 20 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4.8 टाइम्स, 4.8 गुना है। यानी 5 का 4.8 गुना करने पर इतना मिल रहा है। तो 4 का 4.8 गुना करने पर कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ 4.8 गुना हुआ है तो यहाँ पे भी 4.8 गुना होगा। 4 चौको 16 तो सीधे हो गया, 4 अट्ठे 32 यानी 3.2 और हो जाएगा 19.2 केजी। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 4 में जब इसका गुणा करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 19.2 केजी चावल इसके मिलाए गए होंगे। कितना मिलाया गया होगा, 19.2 केजी। ठीक है, एलिगेशन का बहुत प्यारा सवाल। ये देखो नेक्स्ट कहता है तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने गए, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या। इस तेंदुलकर वर्ड में टोटल कितने लेटर हैं, पहले ये चेक कर लो। तो आप बोलोगे 3, फिर 3 6 और 3 9 लेटर हैं। इसमें से 2 ही चुने जाने हैं, टोटल में से 2 ही चुने जाने हैं, 9C2 होगा। अब वो जो 2 चुने जाने हैं ना, वो दोनों वॉवेल होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। अच्छा वॉवेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में हमारे पास टोटल 5 ही वॉवेल होते हैं। कौन कौन से, A E I O U, ये 5 वॉवेल होते हैं। अब इसमें कितने वॉवेल हैं, जो शब्द चुने गए हैं उनके स्वर होने की प्रायिकता क्या है, इसमें कितने स्वर हैं, एक ये हो गया ई, एक ये हो गया यू, एक ये हो गया ये। यानी स्वर 5 होते हैं और उसमें से 3 यहां पर दिए तो 5 में से 3 चुन लिए गए, 5C2। इसका मान क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि NC2 टाइप की कोई चीज दी हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे, 5 चौको 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 72 का आधा 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास 10/36। 10/36 को 2 से काट के क्या लिख सकते हो, 10/36 को 2 से काट के क्या लिख सकते हो, 5 बटे कितना हो जाएगा, 18। कोई अल्फाबेट रिपीट किया है क्या इसमें, तेंदुलकर ने रिपीट तो कोई नहीं किया। 5 से 3 होगा ना, यहाँ पर 3 चुने गए, 3 वॉवेल थे ना, तो 5 देखो, हाँ यहाँ पे 3 वॉवेल चुने आया ना, यहाँ पर 1 2 और 3 है। शब्द से 2 अक्षर चुने गए, कितने चुने गए हैं, 2 ही चुने गए हैं। अच्छा 5 चौको 20, इन 3 में से 2 चुने जाएंगे, है ना। तो है यहाँ पर 3 में से 2 ही चुने गए, 3C2 आएगा। ठीक, अब 3C2 का मान क्या होगा कि 3 फैक्टोरियल को 3 गुणे 1, 2 गुणे 1 लिख सकते हो, और 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 लिख सकते हो, और 1 का तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर कितना आया था, 9/72/2 का मतलब 36, 3/36 का मतलब 1/12 हो जाएगा। टोटल 3 वॉवेल थे ना तेंदुलकर में, और उसमें से 2 चुने जाने थे, 5 में से नहीं, 3 में से 2 चुने जाने थे, तो क्या हो जाएगा 1/12। चलो जी पढ़ लो, जल्दी से बताओ आंसर। कह रहा 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त करता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये तो देख के ही पता चल जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो सिंपल सी बात है कि 3/2 यानी कि 150% लाभ होगा। भाई उसने कितनी वस्तुएं बेची, 2 वस्तुएं बेची, और जो लाभ प्राप्त किया ना 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त किया। जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ, 3CP के बराबर हुआ। और बेची कितनी चीजें, बेची उसने 2 ही चीजें थी, है ना। कितनी चीजें बेची थी, 2। अब प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है कि भाई
जो आपके पास लाभ हुआ है वो, और बटे में सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो 3/2 गुणे 100 करोगे तो 150% आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सही क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ लो भाई। एक थैले में 2 लाल हैं, 3 हरी गेंद है और 2 नीली गेंद है। दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया। अब 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकालने जाने का मतलब है रैंडमली पिक आउट किया गया। इन सभी में से 2 बॉल हैं, 2 बॉल को रैंडमली पिक आउट किया गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। क्या बात है, वो एक अलग बात है, यहाँ कह रहा है नीली नहीं है। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 3 2 5 और 2 7 गेंद पर बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। टोटल कितने बनेगी, 7 पर। अब इसमें कितनी गेंदें चुनी जानी है, 2, तो 7C2 नीचे आ जाएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब फेवरेट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई भी गेंद नीली नहीं होनी चाहिए और निकलनी तो है, तो नीली गेंद नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें और इनमें से तो हो ही सकती है ना, यानी 5 में से तो 2 आ सकते हैं। तो ऊपर की जो फेवरेट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 5C2 हो जाएगी। 5C2 की वैल्यू क्या होगी, 5 6 को 20/2 का मतलब 10 हो जाएगा, और 7 6 7 42/2 का मतलब 21 हो जाएगा। तो 10/21 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये अभी जो NC2 वाली वैल्यू है ना, तो इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करना बता भी दिया था और ये आपको याद भी होगा, कोई बड़ी चीज नहीं कि NC2 अगर कभी भी आपको लिखा दिखाई देगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, N-1/2 होती है। क्या होती है, N-1/2। क्लियर। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्या कह रहा है, कह रहा है XYZ धनात्मक संख्याएं हैं, X + Y + Z की वैल्यू 1 है। तो 1/x + 1/y + 1/z की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। ये जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम आपको पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की निकालते हैं और मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये आपको उसमें पढ़ाया जाता है। याद होगा अगर सभी को तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक, देखो अगर आप थोड़ा अंदाजा ही लगाना चाहते हो कि अगर मैं ये मान के चल लेता हूँ कि XYZ आपस में बराबर, क्यों बराबर है वो अभी बता देता हूं उससे। लेकिन अगर ऐसा मान के चलते हैं और इन तीनों का सम अगर हमारे पास 1 है, तो मैं ये बोलूंगा कि x का मान भी 1/3 होगा, y का मान भी 1/3 होगा और z का मान भी 1/3 होगा। अगर इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो ही मेरे पास 1 आ जाएगा। करेक्ट है, आप बोलोगे यस, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ऐसे ही निकलेगी। अब यहाँ पर 1/x हो गया। देखिए x का मान 1/3 है तो 1/x का मान 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा, ऐड कर दोगे 9 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वो तरीका है जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा हो और उसके पढ़ने के बाद आपको ऐसी चीजें अगर अपने दिमाग से सूझती हैं तो सो फॉर सो गुड है। अगर नहीं सूझती हैं और आपने पढ़ भी नहीं रखा है तो इस सवाल को करना, ये जो 1.5 लाइन का सवाल है ना, इस सवाल को करना अच्छा खासा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जब आप अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आपको सीरीज पढ़ाई जाती है, एपी जीपी और एचपी। तो हमेशा याद रखना उसमें आप एक चीज पढ़ते हो कि किसी भी सीरीज का जो एम होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है उस सीरीज के एचएम से। मतलब किसी भी सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उसके हार्मोनिक मीन से यानी हरात्मक माध्य से हमेशा बड़ा होता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं XYZ, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनका अर्थमेटिक मीन होगा x + y + z/3, क्योंकि 3 है। ठीक, ये हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, इसके हार्मोनिक मीन से यानी कि हरात्मक माध्य से। हरात्मक माध्य क्या होगा, 3 नंबर थे और बटे में क्या आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z, ये आ जाएगा। ठीक, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x + y + z, ये जो कि 1 दिया है, इसका मान क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब देखो 1/x + 1/y + 1/z, इसकी 2 वैल्यू होंगी, या तो ये 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा। अब 9 से बड़े होने की कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, 10 11 12 13 14 15 16 17। हमसे न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई, मैक्सिमम तो नहीं पूछी गई। 9 से बड़ा अगर हम जाएंगे तो मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन चूंकि हमसे क्या पूछा गया है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, तो न्यूनतम वैल्यू वही तो होगी ना जो इसके इक्वल होगी, जो कि क्या है 9 है। ये इसका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था। ठीक है, याद रख लो, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ लो, सभी लोग, सभी के लिए फायदा है
ऐसा तो नहीं किसी के लिए फायदा हो किसी के लिए नुकसान हो, फायदा तो सभी को हो जाएगा। ए बी 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, सी और उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सोबर क्वेश्चन। इससे मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ इससे इजी क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में डबल वाले में नहीं मिलता है। 36, 60 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 180। ये आपके पास टोटल वर्क हो गया 180। बहुत ध्यान से सुनना, जो 36 से कर रहा है वो 5 कर लेगा, यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी 60 दिन में कर रहे थे तो बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी, टोटल इनकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, क्योंकि 60 से 180 3 बार में कट जाएगा। और ए प्लस सी की जो इफिशियंसी आएगी, चूंकि ये 45 दिन में कर रहे थे तो 45 चौको हो जाएगी। अब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करेंगे तो 2 तो कॉमन हो ही गया है, ये 2 कॉमन हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और इधर तीनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो 5 3 8 4 12 हो जाएगी। अब हमें ये पता चल गया यहाँ से कि तीनों अगर मिलकर एक साथ एक दिन में काम करेंगे तो हमारे पास 6 यूनिट काम ही होगा 12 को 2 से काटने के बाद। तीनों के एक दिन का सिंगल दिन का काम कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि मुझे सिर्फ बी की अकेले का काम का टाइम निकालना, सिर्फ बी का, तो यहाँ से ए और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे थे। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा, ए और सी की 4 इफिशियंसी रख दो, प्लस बी बराबर 6 था तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और क्योंकि बी अकेले को ही ये पूरा काम 180 यूनिट काम करना है और इसकी इफिशियंसी 2 आई थी, तो ये 90 दिन लेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है क्या। अब इन सब के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके 5-6 स्टेप लिखने नहीं होते हैं एग्जाम में। स्टेप स्किपिंग ऑल्सो एन आर्ट टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। ये देखिए अगला सवाल, ये एमटीएस का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, और हाँ एक चीज आपको और बता देता हूँ, जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल का मतलब एसएससी के रिलेटेड एग्जाम देते हैं, जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, उनको हमेशा ये लगता है रेलवे का एग्जाम देने वाले के ग्रुप डी के क्वेश्चन जो है हल्के फुल्के आते हैं। ऐसे एसएससी के एग्जाम देने वाले बच्चों को लगता है एमटीएस के क्वेश्चन हल्के फुल्के आते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, एमटीएस एसएससी के लिए एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी रेलवे के लिए ग्रुप डी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पढ़ा भी होता है ना आदमी, पूरा सिलेबस किया होता है, उसके भी तोते हरे हो जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हल्के में ना ले, एसएससी वाले एमटीएस को, रेलवे वाले ग्रुप डी को। ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। देख लो यही सवाल है, कोई माइका लाल इस सवाल को बिना कैलकुलेशन के करके बता दे तो जान जाओ, कोई नहीं सकता। ये सवाल पूछा ही ऐसा, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूछ ही दिया है ना, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी से 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है, बस 2021 का क्वेश्चन है, अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए। चलो, ये कह रहा था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है अपने पास जिसकी लेंथ 420 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 84 मीटर है। कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय द सेमी सर्कुलर फ्लावर बीड्स अलोंग इट्स साइड। इसकी चारों भुजाओं के तहत, जो चारों तरफ भुजाएं हैं उसके तहत अर्धवृत्ताकार क्यारियां बनी हुई हैं। फ्लावर बीड्स का मतलब आप उसको क्यारी समझ सकते हो, जिसमें फूल वगैरह लगाए जाते हैं। द एरिया ऑफ द एंटायर प्लॉट इन हेक्टेयर, एक और यहाँ पर पॉइंट आपको दे दिया कि उसका पूरे का एरिया आपको बताना है, वो भी हेक्टेयर में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से तो बहुत सारा बच्चा ऐसा ही होगा जिसे यही नहीं पता होगा कि हेक्टेयर टू मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन क्या होता है, कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही आप लिख लो और याद कर लो कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद फिर दशमलव के एक स्थान तक बताना है, वो एक्स का मान बताना है, इनमें से क्या है। तो भाई पहले तो इसका डायग्राम समझने का प्रयास कर लो। ठीक है, प्रयास क्या करना है, समझ ही लोगे, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं कि आपको इसरो में भेज दिया गया और ये बोल दिया गया कि इस ड्रोन की जो है लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, इसकी लंबाई दे रखी है 420 और विड्थ दे रखी है 84। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस बात को सुनना ही है, सुन लोगे समझ जाओगे। इसके साइड के अकॉर्डिंग इधर एक सेमी सर्किल का एक क्यारी बनी है, इधर एक सेमी सर्कुलर क्यारी बनी है, इधर एक सेमी सर्कुलर क्यारी बनी है और इस भुजा के तहत भी एक सेमी सर्कुलर क्यारी बनी है। अब इस पूरे प्लॉट का क्यारी के साथ साथ एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, और हेक्टेयर में क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना उसी का एरिया बता दो। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 420 गुणे में
84। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब देखो जरा, केवल समझने वाली बातें हैं, समझ लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई की तरफ, इधर और इधर, ये जो सेमी सर्किल बन रहा है और ये जो सेमी सर्किल बन रहा है, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे और रेडियस भी बराबर है, इसलिए एरिया बराबर होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा जिसका डायमीटर कितना होगा, 84। तो अगर एक ऐसा वृत्त जिसका व्यास 84 है, उसकी त्रिज्या 42 होगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 42 का स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये दोनों भाग बाकी हो गए। इन दोनों को ऐड करने पे भी एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा जिसका डायमीटर 420 होगा, और अगर डायमीटर 420 होगा तो रेडियस 210 होगी, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई इंटू 210 का होल स्क्वायर। करेक्ट है मेरी बात। अब चूंकि इसको हमको किस में बदलना था, हेक्टेयर में बदलना था, तो जो भी इस पूरे का मल्टीप्लाई करने से आएगा उसको 10,000 से भाग दे देंगे सबसे लास्ट में, खैर वो एक अलग बात। अब सबसे मेन काम ये है कि इसको सॉल्व करना। जो इसको सॉल्व करने के लिए चीजों को समझ लेगा उसका काम आसान हो जाएगा, जो नहीं समझेगा उसका भी काम आसान ही होगा, लेकिन पर थोड़ा तो टफ होगा ही होगा। जैसे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जैसे मान लो मुझे सिर्फ इसी को सॉल्व करना है कि पाई आर स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जी, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो ये पाई का मतलब हो गया 22/7 और 42 के स्क्वायर का मतलब हो गया 42 इंटू 40। करेक्ट। दूसरे वाले में आओ जरा, इधर वाले में पाई का मतलब हो गया 22/7 और इधर से 210, और 210 का मतलब ये हो गया कि जैसे आप मान लो 210 लिखते हो तो 210 ऐसे लिख सकते हो, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 42 × 5 होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ये लिख सकते हो 42 × 5, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं 210 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 42 × 5 का होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या, लिख ही सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। बोले सर ऐसा लिख क्यों रहे हो, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि 42 इंटू 42 सबसे कॉमन करके बाहर कर लूंगा, इसमें भी 42 है। बोले सर इस 420 में तो 42 दिख ही रहा है, और 84 में भी 42 दूनी 84 है, ये तो दिख ही रहा होगा ना। मैंने क्या किया, मैंने 42 का स्क्वायर सबसे बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा 10 दूनी 20 प्लस यहाँ क्या बचा 22/7। कितना बचा 22/7 प्लस यहाँ क्या बचेगा, जैसे इसको हमने क्या लिखा था 42 × 5, तो 42 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ 22/7 बचेगा और साथ में 5 का स्क्वायर भी बचेगा जो कि 25 हो जाएगा, ये हमारे पास बचा। करेक्ट। ये सॉल्व करना रह गया। इससे आपके लिए थोड़ा काम आसान हो गया कि हम अब इसको आसानी से देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब सॉल्व हो किया जा सकता है, ये कोई अब रॉकेट साइंस जैसा चीज नहीं आ रही। बोले सर अच्छा, इसमें एक खास बात और हो जाएगी कि इन दोनों, हाँ इसमें खास बात ये और हो जाएगी कि इन दोनों को तुम पहले सॉल्व कर लो भाई, इसमें से 22/7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ 25, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7 × 26, 22/7 × 26 इसको लिख सकता हूँ। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया 22/7 इंटू 26, 26 लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके दशमलव के एक स्थान तक आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो कोई कठिन काम नहीं होगा, ये काम तो आसान हो जाएगा। जैसे ये है 42 × 42, तो 42 का स्क्वायर अगर हम पहुंचाते हैं तो 42 का स्क्वायर कर लेंगे। 42 का स्क्वायर करना भी कोई कठिन काम नहीं होगा। जैसे 42 8 50 से 8 कम, 8 ही और कम कर दो, 16 कम हो गया 50 से, हमारे पास आ गया 36। 36 का आधा क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, 1804 हो जाएगा इसका 42 का स्क्वायर, 1804। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 20 7 140 यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ 26 दूनी 52 के 2 हासिल 5, 26 दूनी 52 और 5 57 हो जाएगा, 572/7। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 570 और 130 यहाँ से ले लो, 570 और 130 ले लोगे तो 700 हो जाएगा। ठीक, प्लस 12 और ले लो, 700 और 12 712 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 712/7 हो गया, इतना 712/7। करेक्ट। ये हमारा पूरा सॉल्व होके यहाँ पर आ गया। अब इसमें
इसको हमें हेक्टेयर में बनाना था तो 10,000 से क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। डिवीजन तब करना जब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्योंकि लाना तो पड़ेगा नहीं। 7 से इसको काटोगे कटेगा क्या, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा 4, 7 पंजे 35, नहीं कटेगा नहीं, है ना, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही बना रहा हो और बटे में लिख लो 10,000। हमारे पास अप्रॉक्स में चूंकि आंसर पूछा गया तो अप्रॉक्स में आंसर यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा लो। कैसे दिमाग लगाए सर, इससे इसको काटेंगे तो 100.1 बार कटेगा, है ना, 101 दशमलव कुछ बार कटेगा, 101 दशमलव मान लो कुछ बार कट गया, ठीक। और यहाँ पे 10,000 है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। अब 101 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आएगा। अब इसमें से क्या आंसर आएगा ये आपको बताना पड़ेगा, क्या आएगा। ये लगभग 101.7 होगा। अब जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ तो आंसर बनेगा, कितना बनेगा आंसर वो आपको देखना है। अब देखो कैसे समझने की कोशिश करनी है मोटी मोटी चीजों को। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये, ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारे पास क्या लिखा है 0.1804, तो इसको अगर लगभग लगभग 0.2 मान ले तो क्या बनेगा, क्या लगभग लगभग 0.2 मानने का मतलब ये हो गया कि 1/5 हो जाएगा। लगभग अगर मान ले, है नहीं लेकिन मान लेते हैं। और इसको लगभग 100 मान लो, तो 100 को अगर 1/5 करेंगे तो 20 होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि हमने इसको माना था, ये उतना था नहीं, यानी 20 से काफी कम होना चाहिए। काफी कम होने का मतलब जो 20 से जितना दूर होगा वो उतना आंसर होगा, और 20 से सबसे ज्यादा दूर यहाँ पर यही है। अब चाहो तो तुम गुणा करके ये भी देख सकते हो कि क्या आंसर बनेगा, है ना। तो ये सवाल ऐसा था कि जिसमें बिना कैलकुलेशन कोई माइकलाल सवाल इसको कर नहीं सकता है, गारंटी है और चैलेंज भी है पूरे यूट्यूब को, ठीक है। ये देख लो, कह रहा भाई बता दो 4 और 6 दोनों से विभाज्य सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। देखो जो संख्या 4 से और 6 से डिवाइड होगी निश्चित तौर पर वो 12 से भी डिवाइड होगी, और जो संख्या 12 से डिवाइड होगी वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, है ना। क्या ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाती है, पहले इसको देख लो। ये 620 तो 12 से कतई डिवाइड नहीं होगा। 12 तें 36, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 तें 36, ये भी, मतलब बाकी के तीनों ऑप्शन 12 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 12 से दो अंकों की संख्याओं तक चलना है तो 12 होगा, 24 होगी, 36 होगी, सो ऑन डैश 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 100 तक पहुंचते पहुंचते 96 जो होगा वो 12 से डिवाइड होता है। अब यहाँ से चाहो तो 12 कॉमन कर लो सब जगह, तो 1 + 2 + 3 + सो ऑन डैश 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 हमारे पास 8 तक आ जाएगा। और 1 से 8 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। वो क्या होता है, n+1/2 होता है ना। तो 8 और 1 9, 9 8 72, 72/2 का मतलब 36 आ जाएगा। आ जाएगा क्या 36, आप बोलोगे आना तो चाहिए, आना चाहिए नहीं आएगा ही, ठीक है। 1 से 8 तक जब जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, और 36 × 12 जब करोगे तो इकाई का अंक 2 मिलेगा जो कि इसी में, ठीक है। ये आपको उत्तर बन जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एक ये लाइन दी हुई है, एक ये लाइन दी हुई है, इस लाइन से और एक्स अक्ष के ग्राफ से घिरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अब देखो ऐसे सवालों को समझना आप थोड़ा सा, कि अगर मैं इस वाली लाइन जो दी है इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं हमारे पास क्या आएगा। अगर यहाँ x0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। मान लो ये y का मान 3 हो गया तो ये हो गया 0,3 पॉइंट। इसमें अगर मैंने y0 रख दिया तो ये हो जाएगा x = 3। x = 3 का मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा, x = 3 का मतलब ये पॉइंट कहीं हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, ठीक। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ये लाइन बन गई कौन सी, x + y = 3 वाली, ठीक। दूसरी एक लाइन का समीकरण दिया है 2x + 5y बराबर में 12 दिया। अब यहां पर अगर मैंने, ध्यान से सुनिएगा, अगर y को 0 रख दिया तो x का मान क्या आएगा, 6 आएगा। मान लो ये लाइन मैं ऐसे बढ़ा लेता हूँ, x का मान 6 आ गया तो यहाँ कहीं हो गया ये पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट 6,0, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर y को 0 रखा तो x का मान 6 आ गया तो ये पॉइंट हो गया 6,0। अगर मैं x को 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर y का मान जानते हैं क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ये 2.4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, ये 12/5 कर लो या 2.4 कर लो, ठीक। तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ कहीं आ कितना आ जाएगा 0,12/5 का। अब ये लाइन ये बन गई,
ये लाइन ये बन गई ये लाइन। इनके बीच और एक्स अक्ष से घिरा जो भाग होगा वो कौन सा भाग? इनके बीच में और एक्स अक्ष से घिरा भाग सिर्फ इतना होगा और इसका एरिया चाहिए है? ये एरिया कैसे आएगा जरा देखो मैं। ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? आप बोलोगे सर इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, अगर हम ये डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। किसको किसको? एक 2x प्लस 5y बराबर 12 को और एक x प्लस वाई बराबर 3 को, इसको सॉल्व करना हो तब हमारे पास आ जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं 5 का गुणा कर लेता हूँ इसमें, या y की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो y को दर्शाएगा ना। ये ऊंचाई जो होगी ये कौन सा x दिखाएगी? y एक्सिस दिखाएगी। तो y का मान यहाँ से कैसे आएगा? x को खत्म करते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं और घटा लेते हैं तो x खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 3y और यहाँ से बचेगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी ये डिस्टेंस जो होगी हमारे पास 2 यूनिट हो जाएगी। कितने यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। तो अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो ये जो ब्लू वाला है ना, इसको हमें बताना। अच्छा इसको मान लो हमको बताना, तो क्या करें? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? ये 6 है ये 3 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 3 हो जाएगी। अब बोलोगे हाँ, यानी आधार 3 आ गया। अब बोलोगे हाँ, 1/2 आधार हो गया 3, ऊंचाई आपने निकाली ली थी 2, 2 से 2 कट गया तो एरिया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर होगी बात? ऐसे ये सवाल भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको आपको समझना होता है बहुत अच्छे ढंग से। समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। ठीक है, ये सवाल देख लो, ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1/3 है, तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? ये तो बहुत ही ज्यादा सरल हो गया भाई। नहीं सरल हो गया भाई? साइन 2 थीटा को अगर देखोगे तो क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। वो कहाँ से मिल जाएगा? जब आप इस पूरे का स्क्वायर कर लोगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। अब मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। और इधर 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। 1 से ये इधर घट जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये इधर 1/9 घट जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा प्लस में, जो किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 में से जब आप 1/9 माइनस करेंगे तो 8/9 ही तो आएगा, है ना? चलो जी, ये सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना? पढ़ लीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है 2022 का। बहुत बढ़िया ही सवाल दिखाई दे रहा है। ऐसा सवाल है, मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा है कि यहाँ पर लाभ जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। अच्छा, लाभ हमेशा किस रेशियो में, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन्वेस्टमेंट और जो टाइम होगा उसके मल्टीप्लाई के रेशियो में, उसके प्रोडक्ट के रेशियो में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है? बांटा जाता है लोगों में। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो सबके उड़ा दे रहा हूँ। इसके 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म, इसका 3 जीरो खत्म, इसका 3 जीरो खत्म, इसका भी 3 जीरो खत्म। हमने सबके 3 जीरो उड़ा दिए, सबके 3 जीरो खत्म कर दिए। जीरो का काम ही खत्म कर देता है। 3 लोग थे एबीसी, ध्यान से देख लेना। एबीसी, ए कितने रुपए लगाता है? 20,000 रुपए लगाता है, और साथ में 5 महीने के बाद में 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है। अब ये 20 रुपए लगाता है कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। फिर इसके बाद ये अब 4,000 नहीं, सिर्फ 4 रुपए अधिक निवेश करेगा, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये बचे हुए 7 महीने के लिए होगा। आप बोलोगे आंसर हो जाएगा। एक ही बात की और किसी की बात नहीं की। तो ए का टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा? ए का 20 पंचे 100 और 24 सत्ते 168, है ना? 20 पंचे 100 और 24 सत्ते 168, यानी हो गया 268। अब आप ये चेक कर लो, 268 का क्या कोई भी फैक्टर यहां पर दिए हुए लाभ के बंटवारे में है? मतलब 268 क्या 71 से कट सकता है? क्या 59 से कट सकता है? क्या 67 से कट सकता है? कौन सा? 268। तो हमें दिख रहा है कि ना 71 से कटेगा,
ना 59 से कटेगा लेकिन 67 से कट जाएगा। तो जैसे ही ये 67 से कट गया, मुझे ये पता चल गया कि जो प्रॉफिट का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए रेशियो के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वहां पर ए के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आया 168, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसमें बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो कितना आया था 268, और 268 का एक फैक्टर क्या है 67 है, ना 59 है ना 71 है। तो सीधे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ए के अलावा हमने बी को चेक ही नहीं किया, आप चाहो तो आगे भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आएगा यही पर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ तो आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला सवाल। ए और बी एक दूसरे को 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अच्छा, उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना शुरू किया। 4 घंटे के बाद मिले। ए की चाल आपके पास है, बी की चाल क्या होगी? सिंपल, वेरी सरल क्वेश्चन। कैसे? दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय करी? 123। अच्छा, चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटेड वेलोसिटी होगी, यानी जो सापेक्ष गति होगी, उसको पूरा करने में जो समय लिया वो 4 घंटे का समय लिया। यही तो लिखा है। यानी 123 किलोमीटर की दूरी को दोनों ने मिलकर 4 घंटे में तय किया, तो दोनों की सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? 30, और आगे जब इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 3 12 ही हो गया पूरा पूरा, तो 30 बार हो गया। अब यहां से दशमलव लगाओगे तो 4 7 28, यानी 30.75 होगी टोटल, होगी 30.75। अब ये ए और बी की दोनों की है, जिसमें एक की चाल कितनी दी है आपके पास? 12 दी है। तो 30.75 में अगर हम बी की चाल यानी ए की चाल 12 घटा देंगे, तो जो बी होगा उसकी चाल कितनी आ जाएगी? 18.75 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। करने की जरूरत ही नहीं थी, घटाना तो सबको आ ही गया होगा ना आज तक। क्लियर है मेरी बात? है, समझ में आ गई? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा इत्यादि तो कुछ नहीं? क्लियर है, वेरी गुड। ये सवाल है 21वां नंबर, इसको खुद से कर लेना है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, मान लो ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। अब मैं आप सभी लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो और बता देता हूँ। आप रेलवे और एसएससी के एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो, रेलवे का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी के लिए हमारी एप्लीकेशन मैथ बाय अनुराग दीक्षित पर, इस पर मैथ, ये आपके फायदे की चीज है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा बस। मैथ बाय अनुराग दीक्षित, इस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको देख सकते हो। पहली बात क्या है कि आप रेलवे का या एसएससी का कोई भी कोर्स यहाँ पर 99 रुपए में आपको अवेलेबल है, 100 रुपए से भी कम दाम में, ठीक। अब 100 रुपए से कम दाम में किस प्रकार से अवेलेबल होगा? जब आप ऐप पर जाओगे तो वहां पर आपको कुछ प्राइस दिखाई देगा, उसमें हमारा जो कूपन कोड है, जो कूपन कोड कहाँ पे मिल जाएगा आपको? कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड भी आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर किसी को कूपन कोड डिस्क्रिप्शन पे देखना नहीं आता, तो डायरेक्ट हमारे सपोर्ट के नंबर 8574389172 पे सीधे कॉल करके पूछ सकता है कि सर हमें रेलवे का ये फलाना फलाना बैच लेना है। यहाँ पर आपको ग्रुप डी का भी बैच मिलेगा, एएलपी 2025 जो अपकमिंग एग्जाम है उसका भी बैच मिलेगा, एनटीपीसी का भी बैच मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 के लिए अलग दे रहा है, सीबीटी 2 के लिए अलग दे रहा है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोनों कंप्लीट होंगे, ठीक। टेक्नीशियन का भी कोर्स मिलेगा, और एक कॉम्बो कोर्स है जो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन एसएससी के साथ, सेम कंडीशन एसएससी वाले बच्चों के भी साथ। तो ये मेरे सपोर्ट का नंबर है। और एक बात और भी बता देता हूँ, ठीक। कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। और सपोर्ट के नंबर से एक बार आपको और भी बता देता हूँ कि ये कंप्लीट फी रिफंड बैच है। क्या मतलब है सिर्फ फी रिफंड बैच का? फी रिफंड बैच का मतलब ये है बच्चा, सिंपल सी बात को समझ लीजिए कि आप कोर्स को परचेस कर लो, 10 दिन के लिए आपको डेमो के रूप में आप पढ़ लीजिए, जो भी चैप्टर आपका मन हो, सीधे सीधे उठाइए, जो चैप्टर मन हो वो पढ़ना शुरू करिए। आप 10 दिन पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, 5 से 10 दिन डेमो का वो रहे। और इसमें लगता है कि आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो सर ने हमसे वादा करी है या जो मैं चाहता हूँ, तो आप इसी सेम नंबर पे, ये हमारे सपोर्ट का नंबर है, इसी नंबर पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट पैसा वापस हो जाएगा बिना 1 रुपए के कटे हुए और बिना कोई फर्दर सवाल के, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। फायदे की चीज है आपकी, बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।